सो आज इस पूरी इंटायर क्लास के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे जानने की कि जो इम्पैक्ट थे जैसे ग्रीक लोग जो इंडिया की ओर आए और फिर उसके साथ कुछ जो और रूलर्स थे जिसमें एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो पड़ता है वो कुषाण एम्पायर का इंडिया की हिस्ट्री पे क्या पड़ता है। आर्ट एंड कल्चर में ऑलरेडी हम देख चुके हैं। आर्ट एंड कल्चर में वो गंदा स्कूल ऑफ आर्ट हो या फिर वो माथुरा स्कूल ऑफ आर्ट हो, उसमें हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि काफ़ी इन्फ्लुएंस था। लेकिन क्या हम ये मान सकते हैं कि ग्रीक के आने की वजह से या फिर जो कनिष्का या कुषाण एम्पायर की आने की वजह से इंडिया की सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? और फिर उसका मैंने ये बताया था कि आप चारों हिस्सों में बात कर लीजिए कि उसका इम्पैक्ट आपकी इंडिया की हिस्ट्री पे हर चीज़ पे पड़ा होगा। तो कल हम लोगों ने थोड़ी सी बात की थी इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी पैटर्न में किस तरीके से चीज़ें थी और इकोनॉमिक पैटर्न में क्या चीज़ें जो है वो चेंज हुई। तो इसको सिंपल हम चार हिस्सों में अगर डिवाइड करेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए फिर वो इजी रहेगा कि जो इम्पैक्ट पड़ा होगा सर, वो डेफिनेटली सोसाइटी के चार हिस्सों में पड़ता है। या वो सोशली पड़ा होगा और इकोनॉमिकली भी पड़ा, जिसमें हमने देखा कि इकोनॉमिक में वो उनके आने की वजह से शिप वगैरह जो है अच्छे होने लगे, ट्रेड जो है वो ज़्यादा फ्लोरिश हो गया। कल्चर पैटर्न तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, उसमें तीनों स्कूल्स आपके आएंगे। फिर वो आपका गंधार स्कूल ऑफ आर्ट हो या फिर माथुरा स्कूल ऑफ आर्ट हो। रिलीजन के तौर पे भी हमें देखने को मिला क्योंकि बुद्धिज़्म को ज़्यादा यहाँ पे फ्लोरिश किया गया ज्यूरिंग द पीरियड ऑफ ग्रीक एम्पायर, फिर या कनिष्का का भी जो टाइम था वो भी हमें एक बहुत अच्छा टाइम पे देखने को मिला। फिर साथ में और भी चीज़ें जो है वो इम्पैक्ट करती हैं। फिर उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट पड़ा था वो था हमारा पॉलिटिकल सिस्टम। तो आज फिर से मैं कोशिश करूंगा कि वो टॉपिक जो हमने कल पढ़ा था उसको मैं थोड़ा सा फिर से हाईलाइटेड कर देता हूँ सो दैट कि आप उसको फिर से थोड़ा सा अच्छे से समझ पाएँ। अब यहाँ पे मैं फिर से वो वही बात है कि अगर यूपीएससी पैटर्न वाइज क्वेश्चन जो है वो पूछ ले और उनकी कंट्रीब्यूशन पूछ ले, तो कंट्रीब्यूशन हमारे पास उनकी इस तरह भी बहुत ज़्यादा है। और उस कंट्रीब्यूशन के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि क्या इंडिया ने उनके आने की वजह से कोई नया कल्चर एडॉप्ट किया। तो हम ये मानते हैं कि यस ऑफ कोर्स, पहली चीज़ जो हमें चेंज देखने को मिली वो ये था कि एडॉप्टिंग ए न्यू कल्चर। इंडिया ने एक नया कल्चर एडॉप्ट किया और ये कल्चर बिल्कुल इंडिया से बिल्कुल डिफरेंट था। अब वो लोग यहाँ पे आए, उन्होंने अपने साथ काफ़ी सारी चीज़ें लाई होंगी, तो कल्चर पैटर्न में हमारी काफ़ी सारी चेंज हमें देखने को मिली। और फॉर एग्जांपल आप मान के चलिए कि जब इंडो ग्रीक्स लोग इंडिया की ओर आए होंगे, तो एक तो जो पैटर्न उनका मूर्ति बनाने का पैटर्न था। लेकिन क्योंकि जब हम कल्चर वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो कल्चर का मतलब क्या है? कल्चर इज़ अ वे ऑफ लाइफ। According to the E.B. Taylor, it is a way of life which include morals, which include belief, which include customs, which include tradition। तो हम ये मान के चलते हैं कि इंटायर कल्चर पे इम्पैक्ट पड़ा है। खाली ये कहना कि उन्होंने सिर्फ मूर्तियाँ बना दी और ये सारी चीज़ें की, तो हम ये कहते हैं ओवरऑल जितना भी था वो फिर आपके सोसाइटी के ऊपर भी इम्पैक्ट था। और दे कंट्रीब्यूटेड लॉट टू द इंडियन कल्चर और ये इंटीग्रल पार्ट बन गया था सोसाइटी का। अब इसमें आप कोशिश करेंगे जब आंसर देने की, तो आई होप कि एटलीस्ट आप इसको मेंशन करें कि गंधार स्कूल ऑफ आर्ट इसमें आप डाल सकते हैं। और वहाँ से पता चल सकता है गंधार स्कूल ऑफ आर्ट में कि सर डेफिनेटली उनके आने की वजह से हमारे स्कूल्स ऑफ आर्ट में भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि सर उनके आने की वजह से इंडिया के अंदर रिलीजियस डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो गई। अब ये जो रिलीजियस डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो आप सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो रिलीजियस इम्पैक्ट और फ्लोरिश हुआ वो बुद्धिज़्म था। अर्लियर हमें गंधार स्कूल ऑफ आर्ट में भी बुद्धिज़्म देखने को मिला, माथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में भी बुद्धिज़्म देखने को मिला। तो हम ये कह सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ रिलीजन डेवलपमेंट ये सारी चीज़ें तो साथ साथ में हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब इंडो ग्रीक्स इंडिया की ओर मूव हुए, सम रूलर्स, हम ये कहते हैं कि कुछ रूलर्स ने, सम रूलर्स एक्सेप्टेड और डेवलपेड, उसको आप कह सकते हैं रूलर्स एडॉप्टेड। और ये हमें पता चलता है कि उन्होंने वेश्वनिज्म को जो है एक्सेप्ट किया था, कुछ रूलर्स ने। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि
रिलीजियस डेवलपमेंट में, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट एरिया है, ये उल्टा हो गया। मतलब वो लोग आए और वो हमारे कल्चर के साथ तो इम्पैक्ट जब उनका हमारे साथ हुआ तो वो तो इम्पैक्ट है ही है। लेकिन जब वो रिलीजियस तौर पे हम देखते हैं ना, तो रिलीजियस में इंडिया ने उनको इम्पैक्ट ज़्यादा किया है। अब यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि कुछ लोग जो है वो उस समय वर्शिप करते थे, वर्शिप विष्णु, विष्णु गॉड, यानी विष्णु की पूजा की गई है। तो आप ये मान सकते हैं कि अगर वो ग्रीक से आए, चाइना से आए, तो उन्होंने विष्णु को कैसे पूजा होगा? तो वो ये होता है कि जब आप किसी नई कंट्री में जाते हैं, तो डेफिनेटली आप वहाँ के नए कल्चर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो फिर हमें ये पता चला, क्योंकि विष्णु को वो लोग, विष्णु को ग्रीक के लोग किस तरीके से लेते हैं, तो वो भी ये मानते थे कि विष्णु इज अ प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन के तौर पे यूज करते थे। एंड विष्णु ही उनको क्या करेगा? प्रिजर्वेशन, विष्णु ही उनको बचाएगा भी, विष्णु ही उनको आगे लेके जाएगा। तो जब उनको ये लगा कि ये गॉड को फॉलो करने से हमारी यहाँ पे एक्सपेंशन होगा, हमारा कॉन्क्वेस्ट अच्छा हो जाएगा लोगों के साथ भी, तो हम ये मान सकते हैं कि ऑफ कोर्स सर, कल्चरल के साथ साथ हमें रिलीजियस डेवलपमेंट भी देखने को मिली। अच्छा सर, इसी पार्ट को अगर थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, तो हम ये भी मानते हैं, क्योंकि हमने इससे पहले एक बहुत ही बड़े रूलर का नाम पढ़ा था, मेलिंडर, जिसको मनिंदर भी कहते हैं, और क्योंकि इन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था। अब ये खुद देखिए कि सम रूलर्स, हम ये मानते हैं, फिर इसी पॉइंट में हम लिखते हैं कि सम रूलर्स, कुछ लोगों ने विष्णु को फॉलो किया, सम रूलर एडॉप्टेड बुद्धिज्म, तो कुछ लोगों ने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया। और इस बुद्धिज्म की जो एग्जाम्पल हमें सबसे बड़ी मिलती है, वो मिलती है द ग्रीक, एक ग्रीक जो है जिनकी बुक भी हमारे पास है, रूलर, उन्होंने अपने आप को चेंज करके बिकेम ए बुद्धिस्ट। और बनाने वाले जो थे, बाय नागासेना। अच्छा, इस बुक के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि उनकी एक बुक है जो बहुत ही फेमस है, मेलिंडा पाना। इस बुक के अंदर नागासेना और मेलिंडर के बीच में काफ़ी सारी बातें हुई हैं कि क्यों ये धर्म जो है इम्पोर्टेंट है, आपको क्यों ये धर्म अपनाना चाहिए। तो उसकी एक डायलॉग बुक जो है, वो डायलॉग फॉर्म में जो है वो लिखी गई। उससे हमें ये पता चलता है कि ग्रीक को, अब सवाल थोड़ा सा उल्टा हो जाए कि क्या आप ये मानते हैं कि इंडिया के ऊपर डेफिनेटली ग्रीक लोगों का इम्पैक्ट है, लेकिन इंडिया का इम्पैक्ट भी ग्रीक के ऊपर है। इन टर्म्स ऑफ रिलीजन तो हमारा इम्पैक्ट ज़्यादा है, इन टर्म्स ऑफ कल्चर तो उनका इम्पैक्ट ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने हेलेनिस्टिक अप्रोच यहाँ पे डेवलप करवाई, और उन्होंने इंडिया के अंदर आके यहाँ पे काफ़ी सारी सिटीज़ को डेवलप किया। फिर गंधार स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप हुआ, फिर मथुरा स्कूल ऑफ डेवलप हुआ, तो या फिर अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो डेवलप हुआ। भले ही वो इंडिजीनियस है, लेकिन इन्फ्लुएंस मैंने आपको कल भी बताया था, आपको ये देखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं उसमें आपको इंडियन आर्टिस्ट जो है उन्होंने कहीं ना कहीं सीखा है। तो रिलीजियस के पर्सपेक्टिव से हम ये मानते हैं कि हम लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं एज कम्पेयर टू द ग्रीक। अच्छा, इसी में एक और रूलर जो हमें मिलते हैं वो हैं कुषाण। अब आपको याद होगा, कुषाण अंपायर जो है वो बहुत ही बड़ा अंपायर था। अब इनके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि इनके टाइम पे जो एक सबसे बड़े रूलर थे वो थे कनिष्का। और कनिष्का के टाइम पे ही आपको याद है कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। अब ये करने का मतलब क्या बनता है कि आप अगर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल करते हैं, मीन्स आप ज़्यादा रिलीजियस एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इंपॉर्टेंस लेते हैं। अब कनिष्का भी जो है वो बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे, अब अर्लियर तो नहीं थे। और अच्छा, अगर आप देखेंगे तो कनिष्का ने खाली बुद्धिज्म को ही फॉलो नहीं किया है, तो कनिष्का के तौर पे ये कहा जाता है कि उन्होंने शिवा को भी पूजा है। तो ये दोनों बातें क्लियर हो गई। अब इस पीछे वाली वीडियो जो स्लाइड्स है, इसमें भी हमें ये पता चलता है कि विष्णु की पूजा जो है वो ग्रीक के रूलर्स करते थे। इस बात से भी पता चलता है कि कनिष्का के टाइम पे उन्होंने शिवा को भी माना है, तो एज अ प्रोटेक्टर के तौर पे। और बुद्धा को तो वैसे भी वो मानते थे। अब सवाल ये वहाँ पे ये पता चलता है कि आपको अगर जस्टिफिकेशन देनी हो, तो आपको कैसे पता चला कि कनिष्का इतना ज़्यादा रिलीजियस पर्सन था। तो हमें उनके सिक्कों के ऊपर ना ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और आप सब जानते हैं कि कनिष्का या कुषाण अंपायर अपने सिक्कों के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। उसके बाद हमें पता चलता है कि इनका जो एक और इम्पैक्ट
रिलीजियस पे पढ़ा वो ये था कि सर यही वो टाइम था जब कश्मीर के अंदर एक ये पूरी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। तो यहाँ पे ओरिजिन होता है महायाना बुद्धिज्म का। अब मान के चलिए कि अगर ये लोग ना होते और ये वाली असेंबली या ये काउंसिल ना होती तो आज हम ये कह सकते हैं कि महायाना बुद्धिज्म का ओरिजिन भी ना हुआ होता। तो महायाना बुद्धिज्म का ओरिजिन की जो कंट्रीब्यूशन है और ओरिजिन का जो सारा श्रेय जाता है वो तो कुषाण अंपायर को जाता है। तो ये कह सकते हैं कि ये इम्पैक्ट भी पड़ा उनके आने की वजह से। और बिकॉज क्योंकि सेंटर और एशियन कॉन्टेक्ट बहुत ज़्यादा होने लगे, बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा वाइडली स्प्रेड भी होने लगा था और फॉरेनर जो हैं वो बुद्धिज़्म को मानते भी थे। अब सवाल सिर्फ ये था कि आप बुद्धा को एज अ टीचर के तौर पे देखा जाएगा या बुद्धा को एज अ गॉड की तरफ देखा जाएगा। तो आप सब जानते हैं कि महायाना बुद्धिज्म की, क्योंकि जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई इसमें ज़्यादातर बुद्धा को एज अ आइडल वर्शिप के तौर पे जो है पूजा गया है। फिर यहीं से हिनयाना बुद्धिज्म जो है वो अलग हो गया, वज्रयाना बुद्धिज्म वो जो है वो अलग हो गए। तो हम ये कह सकते हैं कि एक डेवलपमेंट आपको रिलीजन के अंदर देखने को मिली है। शिवा के तौर पे, हिंदुज्म के तौर पे भी देखेंगे और बुद्धिज्म के तौर पे भी देखेंगे। सो ये इम्पैक्ट डेफिनेटली इंडो ग्रीक्स का इंडिया की सोसाइटी पे पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, कल भी मैंने थोड़ा सा एक बात बताई थी कि आप अब जब इंडिया की पॉलिटी देखते हैं, और मैंने इनकी एक थ्योरी बताई थी कि भाई इनके पास जो सबसे बड़ी थ्योरी थी जो ये इंडिया के उधर के लिए लेके आए, दैट वाज अ डिवाइन डिवाइन राइट थ्योरी। आपकी भाई आपको जो है ना क्लियरली मानना पड़ेगा कि आपको भगवान ने चुन लिया है। और ये ज्यादातर किंगशिप के ऊपर बेस्ड हुआ करती थी कि किंग आपका फाइनल है, जो किंग ने बता दिया वो आपको मानना है। ये एक ग्रीक की वजह से इंडिया में आया, मैंने कहा था। फिर इसमें बड़े बड़े टाइटल्स जो ये लेते थे, उन टाइटल्स का भी हमें पता चलता है कि जो जैसे सम्राट वगैरह लेना, उत्तर पतेश्वरा लेना, दक्षिणीय पतेश्वरा, तो ये टाइटल का कंसेप्ट भी बेसिकली हमें ग्रीक से ही मिला है और वो फिर कंटिन्यूसली प्रोसेस पे होने लगा। इससे ये पता चलता है कि जो किंग था वो एब्सोल्यूट मोनार्की सिस्टम पे बेसिक था। तो इंडिया के अंदर जो एब्सोल्यूट मोनार्की और फिर उसकी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, एब्सोल्यूट मोनार्की में किंग फाइनल होगा, उसकी डिसीजन फाइनल होगी। ये पॉलिटिकल सिस्टम भी आपको इंडो ग्रीक की वजह से ही देखने को मिला। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जो बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगेगा कि यहाँ पे एक कंसेप्ट हुआ करता था कि आपको किंग को ट्रिब्यूट्स देने। हमने अक्सर पढ़ा है कि किंग तभी आपको एक्सेप्ट करेगा जब आप उसके लिए ट्रिब्यूट्स लेके आते हैं। ट्रिब्यूट्स होता है काइंड ऑफ गिफ्ट। तो काइंड ऑफ गिफ्ट का मतलब है आप कुछ भी राजा के लिए लेके आइए और राजा को दे दीजिए, क्योंकि वो एक्सेप्ट आपको नहीं करेगा। आपको ये भी सुन के बड़ी हैरत होगी कि ये जो ट्रिब्यूट्स का कंसेप्ट है ये इंडो ग्रीक्स ने अपने साथ लाया था, क्योंकि आप अपने राजा को खुश करिए उसके लिए वो, क्योंकि वो डिवाइन है। जो चीजें आप भगवान को दे रहे हैं और ये सारी चीजें जो उनको दे रहे हैं वो भगवान को, आप राजा को नहीं दे रहे हैं, वो डायरेक्टली भगवान के पास जा रही हैं। ये कंसेप्ट इंडो ग्रीक से आया और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा हर किसी ने अपने टाइम पे जो है ट्रिब्यूट्स देना शुरू कर दिए थे। अब अगर हम बात करें दो डायनेस्टीज की जो एग्जाम्पल के तौर पे हम यूज कर सकते हैं, एक तो आप शाका का और इन देन कुशान्स। अब इन लोगों के टाइम पे भी आपने ट्रिब्यूट्स वगैरह का कंसेप्ट पढ़ा और ये लोग भी ट्रिब्यूट्स के बिना नहीं मानेंगे। और इन्होंने भी जो आइडिया इंडिया के अंदर जिसको बहुत ज्यादा फ्लोरिश किया और बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचाया वो यही था कि एक्सेप्ट अस एज ए डिवाइन ओरिजिन। हम लोग बहुत साफ सुथरे हैं, डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप। तो इनके टाइम पे ये चीज बहुत ज्यादा जो है एक्सेप्टेबल की कर दी गई। अब इनके जाने के बाद क्या होगा, जब ये चले जाएंगे तो सोसाइटी के अंदर ये वाली चीजें रह गई। और जितने भी छोटे मोटे राजा उस समय थे वो भी अपने आप को यही कहेंगे कि भाई हम भी डिवाइन हैं। तो क्या आप ये मानते हैं कि इंडिया की पॉलिटी के अंदर कुछ इम्पैक्ट आपको ग्रीक का देखने को मिलता है? ऑफ कोर्स देखने को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप एक और चीज देखेंगे कि कुषाण जो लोग थे उन्होंने अपने आप को एक बड़ी क्लियर बात बताई थी कि कुषाण वो लोग हैं जो सन्स ऑफ गॉड हैं, यानी कि भगवान के पुत्र हैं। और इस तरीके के टर्म यूज करके लोगों को बहकाना या इस तरीके से चीजें करना लेटर ऑन, अगर आप देखेंगे क्योंकि ये चाइनीज हैं, फिर ये माना जाता है कि चाइना के बाद फिर बाकी के जो आज भी कुछ जो मोनार्की या किसी और भी देश के बारे में अगर पीछे आप पढ़ेंगे तो वो यही कहेंगे कि ये ग्रीक से बेसिकली जो कंसेप्ट चला, ये खाली एशियन कंट्रीज में या हमारे
इंडिया के अंदर नहीं रहा, ये फिर आहिस्ता आहिस्ता ये डिवाइन कंसेप्ट जो है वो बढ़ता रहा। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके बाद एक और चीज आप जरा इम्पैक्ट, क्या आप ये मानते हैं कि इंडिया के अंदर जो ब्राह्मणिकल कंसेप्ट है, ब्राह्मणिकल कंसेप्ट के मुताबिक जो ब्राह्मण हैं वो टॉप प्रियोरिटीज पे रहते हैं, फिर उसके बाद क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रा रहते हैं, तो क्या आप मानते हैं कि बेसिकली ये कंसेप्ट डिवाइन राइट थ्योरी का कहीं ना कहीं हमारे ब्राह्मणिकल ऑर्डर में आ गया, कि वहां पे भी यही सारी चीजें देखने को मिली? और आज भी हम जब समाज की बात करते हैं तो हम ये मानते हैं कि हमारे समाज के अंदर काफी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज भी इस तरीके की चीजें मानी जाती हैं कि एक सुपीरियर होता है, एक फिर उससे नीचे होता है, फिर क्लास वाइज, फिर उसका बाय बर्थ जो है वो सारी चीजें। तो ये सारी चीजें कहाँ से आई? इंडिया को तो पता नहीं था, या इंडिया में ये सारी चीजें तो पहले नहीं थी, तो हम ये कहते हैं कि ये ग्रीक्स हो गए। और मैंने आपको एक जस्ट एग्जाम्पल दी थी कि अगर आप लोग ये कहेंगे कि सर अशोका थे या फिर उससे पहले भी थे, तो ये लोग तो उसके बाद आए। तो मैंने आपको बताया था कि अशोका के टाइम पे भी ग्रीक कुछ रूलर्स जो ग्रीक जो थे उनके यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काम करते थे, गवर्नर भी थे। कुछ लोगों ने तो ग्रीक लोगों को अपना बॉडीगार्ड रखा हुआ था, तो उनका ट्रस्ट बहुत ज्यादा था। जो इंडियन लोग थे वो भी उनको बहुत मानते थे, सेम जैसे हम मानते हैं जब ब्रिटिश रूल यहाँ पे हुआ उसी तरीके। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट अब यहाँ पे एक और चीज भी अडॉप्ट कर दी जाएगी कि जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर आपको देखने को मिलता है, ब्राह्मणिकल लॉ मेकर्स। अब ये जैसे ही हमें लॉ मेकर के बारे में बात करी कि इंडिया के अंदर जो लॉ बनाए जाते थे या इंडिया के अंदर जो बोला जाता था करने के लिए, ज्यादातर वो ब्राह्मणिकल बेस्ड ही हुआ करता था। लोग जो है वो उनकी रिस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा करते थे, बिकॉज ये माना जाता था कि वो गॉड के बच्चे हैं। ब्राह्मण्स जो हैं वो डायरेक्टली वो प्योर हैं और भगवान ने उनको एक शक्ति दी है, डिवाइन है वो लोग, और वो हमारे ऊपर रूल कर सकते हैं। ये कंसेप्ट अगर आप देखेंगे तो ये ब्राह्मणिकल ऑर्डर कंसेप्ट नहीं है, ये ग्रीक कंसेप्ट है जो बाद में ब्राह्मणिकल लॉ मेकर्स ने अपने आप को एक्सेप्ट करवा लिया और कहा कि ये सारी चीजें हमें। कुछ समय के बाद अगर आपने देखा होगा तो एंशियंट हिस्ट्री के अंदर हम लोगों को एक कंसेप्ट पढ़ने को मिलता है जिसको हम कहते हैं सत्रपास। अच्छा, ये बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट भी किया है, और इवन दो जो छोटे मोटे उस समय रूलर्स हुआ करते थे, दे कॉल देम सेल्फ एज ए सत्रपास। व्हाट डू यू मीन बाय सत्रपा? अब ये सत्रपा का कंसेप्ट इंडिया में कैसे आया? तो कहा जाता है कि अगर आप इंडिया की पुराने लिटरेचर पढ़ लें या बाकी पढ़ लें, तो ये सत्रपा का कंसेप्ट बेसिकली इंडिया का नहीं है। बेसिकली इट कंटिन्यू इन द टाइम ऑफ द कुशान पीरियड। कुशान पीरियड। अच्छा, ये वो लोग होते हैं, एक तो हो गया राजा, एक राजा के साथ जो फैमिलीज होंगी जो उनके साथ छोटे मोटे रूल करते हैं, क्योंकि वो क्या करेंगे कि अपनी पूरी टेरिटरी को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते थे। अब ये कुशान इतना बड़ा अंपायर है, तो भाई ये पूरे सब जगह पे रूल नहीं कर पाएगा, तो फिर वो अपने जहां पे वो रूल नहीं कर पा रहा है तो वहां पे वो छोटे छोटे क्षत्रपाज रखेगा जो बाद में महाक्षत्रपाज बन जाएंगे, एज ए काइंड ऑफ ए गवर्नर। अब यहाँ पे ये बात भी क्लियर है कि जो क्षत्रपास हुआ करते थे वो भी हेड होते थे, वो भी ये माने जाते थे कि वो भगवान की लीनेज से ही, यानी उनको भी आप कुछ नहीं कह सकते, तो इंटायरली लीनेज जो है वो यहीं से चलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें ये भी पता चलता है कि जो रूल है वो एक्सटेंड होता जाएगा। रूल एक्सटेंड ऐसे होगा फ्रॉम फादर टू सन। फादर टू सन का कंसेप्ट जो है ना, बच्चे से बेटे में, फिर बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फादर टू सन, रूलिंग द सेम क्लास फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इट वॉज बिकॉज ऑफ द इंडो ग्रीक्स। ये इंडो ग्रीक्स ने इंडिया के अंदर लाया, और फिर बाद में हमारी जो डायनेस्टीज थी उन्होंने इसको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। ग्रीक लोगों के अंदर ही हमें एक बहुत अच्छी चीज मिली। ग्रीक वो पहले थे जिन्होंने इंडिया के अंदर एक और कंसेप्ट लाया कि अगर आपको रूल करना है, यानी कि सोसाइटी के ऊपर रूल करना है, कंट्री के ऊपर रूल करना है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको यहां पे लाना पड़ेगा मिलिट्री गवर्नरशिप। आपको मिलिट्री के बिना आप रूल नहीं कर सकते। यानी आपका जो गवर्नर होगा ना, जो कि स्टेट को रूल कर रहा होगा, वो मिलिट्री गवर्नरशिप पे बेस्ड होगा। एक होता है सिविल गवर्नर, एक होता है मिलिट्री गवर्नर। अच्छा, इंडिया के अंदर ये जो कंसेप्ट मिलिट्री गवर्नरशिप है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ग्रीक ओनली। और फिर उसके बाद दीज
गवर्नर्स कॉल्ड, ये जो गवर्नर्स हुआ करते थे, दे वर लाइक ए स्ट्रॉन्ग बिकॉज दे वर हैविंग आर्मी, उनके पास आर्मी होती थी, तो उनका काम करने का नजरिया, काम करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता था। और ये अपनी आर्मी के साथ ही सारा काम करते थे, ये सिविल तरीके से काम नहीं करते थे। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको याद होगा इसी आर्मी के लिए इन्होंने एक सिस्टम निकाला कि यहाँ पे बेटर कैवलरी होगी। यानी अब आर्मी को, आप आपको याद होगा कि इंडिया के अंदर कैवलरी फोर्सेस जो हुआ करती थी, अब ये अपनी आर्मी को ना एक्सपैंड करेंगे। बहुत सारे बच्चों को ये पता होगा कि जब इंडिया की हम आर्मी पढ़ते हैं, हम कहते हैं कि इंडिया के अंदर एलिफेंट आर्मी भी हुआ करती थी, हॉर्स आर्मी अलग हुआ करती थी, फुट आर्मी, कैवलरी हो गई या फिर हॉर्सेस हो गए, या एलिफेंट आर्मी हो गई, फुट सोल्जर्स हो गए, छोटे मोटे बाकी के होते थे। गांव के अंदर जो है एक गवर्नर हुआ करता था, उसके साथ कुछ पांच पांच छः छः लोग काम किया करते थे। ये सारा कंसेप्ट बेसिकली इंडो ग्रीक ने इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाया। और उसके बाद जो आपके राजा महाराजा लोग जो थे, उन्होंने ये सारी चीजें, अब आप बोलेंगे सर फिर पीछे आ जाइए, जनपदास और महाजनपदास के टाइम पे भी तो यही था। लेकिन अगर आपको याद होगा तो जब ये आर्मी की हम बात करते हैं, उस समय किंग होता था जो कंटिन्यूअसली रूल करता था। यहाँ पे वो कह रहा है कि ये मिलिट्री गवर्नरशिप पे रूल होगा, और उसको बहुत अच्छी खासी आर्मी दी जाएगी, और वो पूरी आर्मी को कंट्रोल करेगा। अच्छा, यहाँ पे जो राइडिंग हॉर्स का कंसेप्ट है ना, राइडिंग हॉर्स, वो आर्मी बहुत ज्यादा ताकतवर होगी जो घोड़े बेसिस पे बहुत तेज होगी। ये बेसिकली कंसेप्ट था इंडो ग्रीक का, जो बाद में इंडिया के बहुत सारे डायनेस्टी ने एक्सेप्ट भी किया। लाइक आप लोग मान लीजिए कि शाकास जो लोग थे, साकास एंड कुशान्स, वो फेमस इसीलिए थे क्योंकि उन्होंने इसी पैटर्न में, आप देखिए इन्होंने भी इंडो ग्रीक पैटर्न में इन चीजों को अडॉप्ट किया है। और बाद में फिर इनके टाइम से कंटिन्यूसली जो है इंडिया के ऊपर ये सारी चीजें होती रही। और उस समय ये माना जाता था कि हर एक मिलिट्री के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन हुआ करता था जिसको कहते थे हॉर्समैनशिप, घुड़सवारी वाला। और ये माना जाता था कि अगर ये आपके पास स्ट्रांग है ना, तो आप किसी भी स्टेट को अपने कंट्रोल में कर सकते हो। और दिस क्लियरली शोज दैट, अब आप बोलेंगे सर क्या आपके पास कोई एविडेंसेस हैं, क्या आपको ऐसा पता चला कि ऐसा था, या फिर हम ये सिर्फ बोल रहे हैं? तो बेसिकली हमें काफी सारी टेरिकोटा फिगर्स मिले। अब वो टेरिकोटा फिगर्स ये शो करते हैं कि इनके पास ये सारी चीजें थी, और ये अफगानिस्तान में हमें मिली। तो उस बात से भी हम ये कह सकते हैं कि ऑफ कोर्स कुशान वेयर द गुड, लाइक इन टर्म्स ऑफ। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट, इनके कल्चर में देखिएगा कि इनकी आर्मी जो है वो टर्बन का यूज करती थी। बाद में इंडिया के अंदर में भी ये टर्बन का कंसेप्ट आ गया। अब टर्बन आप लगाएंगे, और हैवी लॉन्ग कोट्स का जो कंसेप्ट है, आर्मी जो लगाती थी हैवी लॉन्ग कोट, ये हम लोगों को इंडो ग्रीक से मिला। फिर शील्ड का इस्तेमाल करना पूरी तरीके से प्रॉपरली, यानी आर्मी को जो उस समय या आज के तौर भी अगर आप देखते हैं जो चीजों का यूटिलाइजेशन करना होता है, जो सारी चीजें, वो सारी हमें इंडो ग्रीक ने सिखाई है। फिर बाद में इंडिया ने उसको एक्सेप्ट किया। तो कुल मिला के बात है कि डेफिनेटली हमारे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस कल्चर पे इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। अब अच्छा, एक बड़े बड़े ट्राउजर्स वगैरह पहने जाते थे, उसके काफी सारे जेब रखे जाते थे, जिसको आज भी आप अगर आप देखेंगे जो आर्मी की यूनिफॉर्म है उसमें बहुत सारे पॉकेट्स होते हैं, इन फ्रंट में भी रखे जाते हैं, और जो आपकी नीचे लोअर होता है उस साइड से भी रखे जाते हैं, ताकि उसमें आप वेपन्स वगैरह कलेक्ट करें। तो हमें इस तरीके की चीजें जो है अफगानिस्तान के अंदर मिली। तो उससे हम ये कह सकते हैं कि आर्मी बड़ी यूनिक हुआ करती थी, और दूर से दिख जाती थी कि ये बेसिकली आर्मी का एक पहनावा हुआ करता था। टर्बन वगैरह ये सारी चीजें बाद में इंडिया में भी इंट्रोड्यूस हुई। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप देखेंगे तो अगर आपको वो साइड कह दे तो आप दो साइड लिख लीजिए, एक अफगान है और पंजाब आपका है, क्योंकि यहीं से ये इंटर भी इंडिया की ओर होते हैं। यहाँ पे हमें काफी सारे टर्बन्स जो हैं वो मिले। अच्छा, एक और आपको सुन के बड़ी हैरत होगी कि एक कंसेप्ट था जो आज भी इंडिया के अंदर यूज होता है, जिसको हम शेरवानी कहते हैं। ये शेरवानी जो होती है बहुत लॉन्ग होती है, बहुत हैवी होती है। कपड़े लगाने में आप देखेंगे, खासकर जो लोग दूल्हे वगैरह बनते हैं उनके लिए अगर आप देखेंगे, इट्स सीम्स टू बी अ लॉन्ग कोट, इसको लॉन्ग कोट के टाइप पे देखा गया है। तो ये क्लियर करता है कि ये भी हमें पंजाब और अफगानिस्तान से मिला, तो डेफिनेटली ये यूज किया गया होगा। अच्छा, हेलमेट्स बहुत ज्यादा मिले। अब ये हेलमेट आज भी यूज किए जाते हैं, शायद में भी आप ये मान सकते हैं वैसे हेलमेट नहीं है हमारे पास, है आजकल म्यूजियम्स में भी रखे गए। उसके बाद ये बूट्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे। अब आप बोलेंगे सर क्या सच में हमारी आर्मी का पैटर्न जो बाद में बना वो इंडो ग्रीक बेस्ड था या कुशान बेस्ड था?
ऑफ कोर्स था, क्योंकि आपको ये मानना पड़ेगा कि इस तरीके के हेलमेट, इस तरीके की कैप जो यूज़ की जाती थी, ये सारी चीज़ें, शेरवानी होगी, हेलमेट्स हो गए, बूट हो गए, कैप हो गए, ये वॉरियर्स ही यूज़ करते हैं और जो बाद में हमें इंडिया के अलग-अलग साइड से देखने को मिले। और इसका एडवांटेज भी है कि आप अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, इन तीनों जगहों की साइड्स पे देखेंगे तो आपको ये मिलेंगे। और मुझे अभी याद आता है कि अर्लियर टाइम पे ऐसी चीज़ें आपके पास बिल्कुल भी नहीं थी। तो फिर बाद में जो ये सारी चीज़ें होने लगी, तो हम ये कह सकते हैं कि आपने एक अच्छी खासी आर्मी को स्टैंड कर लिया। सो डज देयर इज एनी इम्पैक्ट ऑफ द इंडो ग्रीक्स ऑन इंडिया? सो यू कैन से इन टर्म्स ऑफ आर्मी, यस ऑफ कोर्स, पॉलिटी के अंदर तो था ही था। अब आ जाते हैं हम लोग ट्रेड। अब देखिए ट्रेड इनके समय जो है वो फ्लोरिश हुआ, ट्रेड इन एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा हुआ। अब ये भी देखना पड़ेगा कि क्या ग्रीक के लोगों ने भारत के अंदर जो एग्रीकल्चर किया वो कुछ डिफरेंट था या सेम वही था। तो आप, क्योंकि आप बाहर से आए हैं, डेफिनेटली आप अपने साथ कुछ चीज़ें लेके आएंगे। तो हमें ये पता चलता है कि खासकर हमारा जो सबसे ज़्यादा बिजनेस चलता था वो था गोल्ड। गोल्ड रिसीव्ड फ्रॉम द रोमन एम्पायर। ये बड़ी एक फ्रॉम, अब आप याद करिएगा कि हम रोमन एम्पायर के साथ पेरिप्लस ऑफ एथेनियन सी के बुक के अंदर क्लियरली मेंशन है कि गोल्ड हम वहीं से लिया करते थे और रोम जो है इस चीज़ के लिए जाना जाता था। अच्छा, कुषाण के टाइम पे आपको याद होगा कि कुषाण ने एक बहुत ही एक बढ़िया एरिया जो है वो कंट्रोल करके रखा हुआ था और उसको हम कहते हैं सिल्क रूट। तो ये सिल्क रूट आपको चाइना के साथ कनेक्ट करेगा, तो इसका इस्तेमाल बड़ा अच्छा खासा किया गया। तो हम ये कह सकते हैं यही वो सिल्क रूट था विच स्टार्टेड ट्रेड, विच स्टार्टेड फ्रॉम द चाइना, पासेड थ्रू द डिफरेंट डिफरेंट सेंट्रल एशिया लाइक अफगानिस्तान, ईरान एंड वेस्टर्न एशियाज कंट्रीज। अभी भी देखिएगा कि सिल्क रूट जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो उन्होंने उसका यूटिलाइज किया है। तो चाइना के थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें इंडिया में आए। अब उसमें आप अगर आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया के अंदर जो पेज वगैरह हैं जो हम प्रिंटिंग के लिए यूज़ करते हैं वो है, इसी रूट के थ्रू काफ़ी सारा कल्चरल एक्सचेंज भी हुआ। सो इट क्लियरली शोज दैट दे ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम it has a long lasting impact on India in terms of art and culture, in terms of trade as well. As far as the agriculture is concerned, आर्कोलॉजिकल, अब आप बोलेंगे सर चलिए ये मान लेते हैं कि ये सारी चीज़ें मिल गई, हेलमेट मिल गया, कैप मिल गया, एग्रीकल्चर के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या कोई ऐसी साइट आपको मिली या हिस्टोरियन के पास कोई एविडेंसेस हैं कि इंडिया में ये सारी चीज़ें हुई? तो एज फार एज द आर्कोलॉजिकल साइट हमें जो मिली हैं बेसिकली, कि यहाँ पे जो सिस्टम इन्होंने, ये पाकिस्तान का एरिया है क्योंकि वहीं से ये अफगानिस्तान ये एरिया, तो जो इरिगेशन सिस्टम है ना, ये इरिगेशन सिस्टम इंडिया का नहीं था। इरिगेशन सिस्टम जो सिंचाई जिसे कहते हैं हम लोग, दिस वाज बैक, अब पीछे अगर आप देख लेंगे तो सम स्केल ऑफ इरिगेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, इन अफगानिस्तान, इन वेस्टर्न एशिया, ये हमें पता चलता है कि इट वाज बिकॉज ऑफ द कुशान पीरियड दे स्टार्टेड, और लेटर ऑन यही सारी चीज़ें इरिगेशन सिस्टम बाद में और राजे जो हैं वो भी अपने साथ स्टार्ट कर लेंगे। देखिए बात एक बड़ी क्लियर कर लीजिए दिमाग में। अब आपका ये कहना होगा सर देखिए ये ऐसा लगता है कि सब उन्होंने ही किया तो हमने क्या किया। देखिए बेटा मैं सिर्फ आपको ये कह सकता हूँ कि ये जब हम लोग किसी एथेंटिसिटी पे आते हैं, जैसे टेरिकोटा फिगर मिले तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको इरिगेशन का कंसेप्ट मिला है तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब ऐसा भी मैं नहीं कहता हूं कि इंडिया के पास कुछ था ही नहीं। आप ये कह सकते हैं हो सकता है इंडिया के पास इरिगेशन सिस्टम था सर, लेकिन वो उतना हाई लेवल का नहीं था जितना इंडो ग्रीक्स लोगों के पास था या जितना कुशान लोगों के पास था। उन्होंने शायद उसको और बेटर किया होगा। और अगर इस तरीके से भी देखें, इन रिटर्न इंडिया ने भी उनको काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई, उनको संस्कृत हम लोगों ने बताई, उसके बाद आपने उनको रिलीजन जो दिया है वो सबसे बड़ा यहीं से गया है, आपने बुद्धिज़्म के बारे में उनको बताया, आपने उनको शिविज़्म के बारे में यहाँ से बताया। तो ये चीज़ें होती हैं कि आप एक कंट्री से डेफिनेटली आज भी जब हम इंटरेक्ट करते हैं किसी कंट्री के साथ, हम ये नहीं कह सकते कि हमें सब कुछ पता है। जब जब दो कंट्रीज आपस में मिलती हैं तो डेफिनेटली जब एक कनेक्शन जुड़ता है, उस कनेक्शन के थ्रू आप ये कह सकते हैं हमने भी उनसे सीखा होगा, उन्होंने भी हमसे सीखा होगा। अब अगर आपको याद होगा कि अ, अ, सत्यवान डायनेस्टी, एक बहुत बड़ी डायनेस्टी के बारे में हमने पढ़ा था कि उन्होंने इंडिया के अंदर एक बड़ी अच्छी खासी एडमिनिस्ट्रेशन की, उनका आर्ट एंड कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के परस्पेक्टिव से, और वो एक बहुत बड़ी डायनेस्टी मानी जाती है। लेकिन ये भी माना जाता है कि सत्यवान डायनेस्टी ने भी जो एडमिनिस्ट्रेशन की है वो बेसिकली सीखी गई है, क्योंकि इतना सारा कुछ कंट्रोल करना वाज नॉट पॉसिबल फॉर द इंडियन इंडियन डायनेस्टी
इतनी सारी चीज़ें अचानक से वो कैसे कर सकते हैं? सो जब भी आप कोई आंसर दें उसको एक बैलेंस अप्रोच में डाल दें कि हाँ, ऐसा लगता है कि ये हुआ होगा, इस तरीके की चीज़ें हुई होंगी। फिर अब समय जो था बेसिकली अब आ जाते हैं हम लोग कुषाण के पूरी तरीके से, कुषाण एम्पायर पे क्योंकि इनके काफ़ी सारे रूलर्स रहे, उन्होंने अलग-अलग चीज़ें इंडिया के अंदर लेके आए और उसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर जो है वो बिल्कुल डिफरेंट पड़ता है। कनिष्का जो है एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा रूलर है। अब प्योरली हम लोग कनिष्का के ऊपर बात करेंगे, उनके कुजाला कैडिफिसेस के बारे में बात करेंगे, फिर कनिष्का का देखेंगे कि उनका रोल क्या रहा। लेकिन जब अब भी यूपीएससी सवाल क्वेश्चन पूछेगा वो तो इन डिटेल आपको इसी तरीके का क्वेश्चन होगा कि इम्पैक्ट ऑफ द इंडो ग्रीक्स एंड अदर रूलर्स जो इंडिया की ओर आए उनका क्या इम्पैक्ट है। होपफुली ये क्लियर हुआ होगा एंड देन विल गो टू द नेक्स्ट क्लास लाइक द कुषाण एंड द कुषाण रूलर्स एंड उनका फिर आर्ट एंड कल्चर थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। आई होप ये बात क्लियर होगी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज यू कैन गो अहेड।